सीबीएसई क्लास 9 पॉल साइंस में हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और इस चैप्टर को शुरू करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, मगर उसके पहले कुछ डिस्कशन हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन। बुकिश टर्म में बात करने से पहले आप लोगों को ये बताना ज्यादा जरूरी है कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में आपको दिखाई पड़ता होगा कि बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, आपके डायरीज में वो सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। एट द सेम टाइम आप यदि कहीं पे मिलिट्री में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, तो वहां का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। आप कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। हर जगह का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर उस जगह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में आईसीसी के द्वारा बनाया गया बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आईसीसी है जो बोल रहा है कि लाइन के बाहर जाइएगा तो नो बॉल, एंड बाकी सब जितना भी सब नया नया सब नियम निकलता है वो सब आईसीसी का ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया है तो क्रिकेट के एग्जांपल से रिलेट करते हुए आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अभी हाल फिलहाल भी आप लोग देखते होंगे आईसीसी का नया नया रूल्स एंड रेगुलेशन आता रहता है। हाँ, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशंस का सिलसिला शुरू बहुत पहले से हुआ था। जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, जब से आईसीसी बना है, तब से रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मगर हर 2 साल में 5 साल में नया नया नियम आता है ना, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन कहीं का रहता है, किसी भी जगह का, फॉर एग्जांपल स्कूल का मान लीजिए, स्कूल का फीस का स्ट्रक्चर पहले क्वार्टरली पेमेंट रहता रहा होगा। अब स्कूल डिसाइड कर रहा है कि नहीं भैया, हम लोग क्वार्टरली नहीं करके हम लोग इसको हाफ ईयरली करेंगे या एनुअली कर लेंगे। स्कूल ये डिसाइड कर सकता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, पता है, जब एग्जिस्टिंग कोई बना हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस में, एग्जिस्टिंग बना हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस में फर्दर कुछ ऐड होता है तो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के भाषा में उसको क्या बोला जाता है? अमेंडमेंट बोला जाता है। उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि अमेंडमेंट के लिए प्रोसेस होता है, प्रोसीड्योर होता है। हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि आपको पार्लियामेंट से उसको पास करवाना पड़ता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर से आपको उसको निकालना पड़ता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर से आपको उसको पास करवाना पड़ता है। लोकसभा, राज्यसभा, आपको पहले लोकसभा से उसको पास करवाना होगा, फिर राज्यसभा से पास करवाना होगा, फाइनली जाकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हो सकता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो जिसके मन में जो आएगा वो काम करना शुरू कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमको पता है कि हमारा दायरा क्या है, हम लोगों को कहां तक और क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। हम लोगों को सब चीज का पता इसलिए चलता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? अब जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे रास्ता में चलते कोई आदमी को किसी का चेहरा पसंद नहीं आ रहा, उसको मार दिया। कोई पता चला कि मतलब जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लेस कंट्री मींस ऑटोक्रेटिक रूल। कॉन्स्टिट्यूशन लेस कंट्री मतलब ऑटोक्रेटिक रूल। कॉन्स्टिट्यूशन वहां होता है जहां डेमोक्रेसी होता है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है प्रिएम्बल। PREAMBLE। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिएम्बल। नाउ व्हाट इज दिस प्रिएम्बल? आप लोग अपने बुक के स्टार्टिंग में देखते होंगे कि जो राइटर है वो अपना ऑब्जेक्टिव्स बताया है कि हम किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये बुक लिख रहे हैं, मेरा बुक लिखने का क्या कारण है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल वाला जो पार्ट है वो बता देता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर ये क्यों बताया जा रहा है?
कोई कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ेगा तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, फिर क्या ही दरकार है। देखिए बात ऐसा है ना, आप में से कोई ना मैं, इनफैक्ट बड़े बड़े एडवोकेट्स भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ नहीं पाए, नहीं पढ़ पाएंगे। जो बहुत डेडिकेटेड रहते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़े। अब दिक्कत क्या होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो आपके कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, उस कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। अब क्या के लिए पॉसिबल है कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो, दूसरे कंट्री में जा रहे हो, तो पहले आप वहां का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाओ? पॉसिबल नहीं है। जनरली क्या होता है, जो एडुकेटेड लोग होते हैं जो दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल रीड कर लेते हैं। जब प्रियम्बल रीड करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इस कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम क्या क्या गलती किस किस सेक्टर में नहीं कर सकते हैं, उनको ये बात का समझ मिल जाता है। क्लियर? एट द सेम टाइम प्रियम्बल जो है वो इस बात को क्लियर कर देता है कि आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन में कितना ताकत है, कितना दम है। जैसे हमारे इंडिया का जो प्रियम्बल है, हमारे इंडियन प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रेशन सब एडेड है। ये सारा वर्ड एडेड है, मतलब ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स हैं। इसी के ऊपर इन सारे मॉडल्स को ध्यान रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। आपको बता दें, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 वो डेट था जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, उसको रीड किया गया था, उसको अनाउंस किया गया था। क्लियर? इस दिन को बोला जाता है संविधान दिवस। इस दिन को बोला जाता है संविधान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संविधान। संविधान दिवस। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस है, मतलब उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया गया था, राइट? मगर जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो इंडिया जैसे कंट्री जहां पे इतने अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, क्या जरूरी है कि सब कोई को वो कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आया हो? नहीं ना। तो इसीलिए 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया गया, अनाउंस किया गया था। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कब किया गया? इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950, मतलब इसके 2 महीना बाद, इसके 2 महीना बाद इंप्लीमेंट किया गया था। यहां हम लिख देते हैं इंप्लीमेंटेशन। और क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया गया था, इसीलिए इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे बोल करके सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया फाइनली 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 26 नवंबर को बन करके तैयार हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का तैयारी कब से शुरू किया गया था? 1946 से। 1946 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम शुरू कर दिया गया था। एक मजेदार बात देखिएगा, हमारा देश आजाद होने के पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरू कर दिया गया था। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कब शुरू किया गया था? 1946। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के पहले उस टर्म के बारे में बात करते हैं। नाउ सर, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठे थे,
ये क्या कोई एक आदमी थे जैसे रामायण लिखने बैठ गए थे? नहीं, ये पूरा एक कमिटी था, ये पूरा एक कमिटी था। उस कमिटी को क्या बोलते हैं पता है? उस कमिटी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे देश के सब पढ़े लिखे लोग एक्सेप्ट महात्मा गांधी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। महात्मा गांधी को रखा ही नहीं गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि मैंने कहा पढ़े लिखे लोग। ठीक है, देखिए सरकाजम, देखिए ये समाज का लोगों का पढ़ाने और पढ़ने का तरीका थोड़ा देखिए, समझिए तो आपको समझ में आएगा। किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश का संविधान सबसे पहला होता है। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, सब अपना धर्म को साइड करिए। आपका पहला धर्म आपका संविधान होना चाहिए। आपका कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री के लिए संविधान न्यूक्लियस है, नर्व, सेंट्रल पॉइंट है। क्योंकि उस कंट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सेटअप, सब कुछ संविधान के ऊपर टिका हुआ है। अब हमारे देश का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट और उस इतने इंपॉर्टेंट एसोसिएशन का महात्मा गांधी मेंबर थे ही नहीं। ऐसे में उनको फादर ऑफ द नेशन बोलना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? कि फैक्ट है, जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका कोई रोल प्ले नहीं है, then why he should be said as father of the nation? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब यदि आप ऑफिशियली पूछिएगा तो शायद आपके ऊपर केस वेस हो जाए कि हाउ कैन यू क्वेश्चन फॉर महात्मा गांधी। खैर हमको उस बात का कोई डर नहीं, हमको कोई डर नहीं, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछ रहे भी है। और क्या, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना तो इसका बहुत सारा डिपार्टमेंट था। हर वो कंट्री, हर वो कंट्री जो बहुत बड़ा है इंडिया जैसा। आपको बता दे बच्चों, 1946 में अखंड भारत हुआ करता था। उस वक्त इंडिया और ज्यादा बड़ा हुआ करता था। तिब्बत तब इंडिया में था, तिब्बत तब इंडिया में था। तिब्बत इंडिया से बाहर कब हुआ? 1962 में। आज जो कैलाश पर्वत है जहां पे भोलेनाथ का वास माना जाता है, वो आज चाइनीज के अंडर में है तो वो तो पहले इंडिया का पार्ट था। वो चाइनीज का होने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके सहयोग के बिना चाइनीज गवर्नमेंट के पास कैलाश नहीं आता, तिब्बत नहीं आता। मानसरोवर लेक, ब्रह्मपुत्र नदी, द वेरी नेम ब्रह्मपुत्र, व्हाट द हेल ब्रह्मपुत्र इज डूइंग इन चाइना? Does Chinese people know the meaning of Brahmaputra? No, obviously not. They have given the name Sangpo. They have coined the name Sangpo for Brahmaputra. I don't know what does this very word mean. But all the mythological connections in relation to Mansarovar Lake, Kailash, Brahmaputra is with our culture and civilization. But thanks to Jawaharlal Nehru, who had played an immense role in sacrificing Tibet to China. Right? Okay, we will discuss about this topic some other day. जिस दिन रिकॉर्डिंग नहीं होगा उस दिन बात करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा और मुद्दा पे बात करिए। इंडिया जैसा कंट्री जहां पे इतने बड़े, इतना इतना ह्यूज क्वांटिटी में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, उन सब का इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए संविधान बनाना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी लाइक एमएस धोनी हमेशा जीता हुआ चीज को लास्ट में आकर के टच दे करके क्रेडिट लेके चल जाया करते थे। और जहां मैटर टफ हो जाए, जहां उनको पहले आकर के खेलना पड़ेगा, वो तो आते ही नहीं थे सीन में।
तो महात्मा गांधी तो थे नहीं इसके पार्ट। तो यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे आया विराट कोहली, यहाँ पे आया सुरेश रैना, यहाँ पे आया युवराज सिंह। आई मेन टू से कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, बीएन राव, ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, सब बहुत ज्ञानी थे। महात्मा गांधी जी का शिक्षा ज्ञान जहां खत्म हो रहा था वहां से इनका शुरू हो रहा था। ऑल्दो ये बोल करके हम उन लोगों का अपमान कर रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी का शिक्षा यहाँ पे शुरू हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो रहा था, बट उन लोगों का शिक्षा बहुत हाई लेवल का था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जरूरत है, ये बात सबसे पहले हमारे इंडिया में किसने कहा था? किसने कहा था कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो, ऑटोमेटिक ब्रिटिशर्स लोग प्रेशर में आ जाएंगे? ये बात सबसे पहले आप लोग सुन करके शॉक होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू हुआ 1946 में, मतलब तैयार हुआ था 1946 में। 1931 में उस आदमी ने ये बात कहा था। आप लोगों के सोच के एकदम बाहर है, आप लोग सब कॉमन पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लेंगे, उनमें से कोई भी नहीं है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को मौका देता हूं, यदि आप लोग बता पाओ तो, क्योंकि आप लोग तो ओलंपियड पार्टिसिपेंट्स हैं, तो शायद आप लोगों को इसका जवाब पता हो। इसका आंसर है बच्चों एम एन रॉय। एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सजेशन किया, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे पार्ट्स थे, बहुत सारे पार्ट्स थे, डिपार्टमेंटेशन था। एक का काम था सारा आइडियाज को गैदर करना, दूसरा का काम था उस आइडियाज को एडिट करना, कहां कहां फ्लॉज है उसको निकालना, तीसरा का काम था उसको पूरा एक जगह फेयर करना। आपको बता दें, आइडियाज देना एंड फेयर करना, इन दोनों का रोल किसने प्ले किया था? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम था। इन दोनों का काम जिसने किया था वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पार्ट था ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी जो लोग लिख रहे हैं, उस ड्राफ्टिंग कमिटी के जो हेड पर्सन थे वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर। एक बात बताइए, जो आदमी इतना बड़ा काम किया, बोलते हो मेरा मतलब घूंटा खड़ा हो जाए, जो आदमी इतना बड़ा काम किया, जिस आदमी के वजह से आज हम लोग अपना फंडामेंटल राइट्स का बात कर पाते हैं, हम लोग आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब बात करते हैं, क्या उस आदमी को देश का फादर नहीं बोलना चाहिए? ये उनके संग इनजस्टिस क्यों? उनको टाइटल एक्चुअली वो डिजर्व करते थे, बाबा भीमराव अंबेडकर। मगर थ्रू आउट हिज लाइफ महात्मा गांधी उनसे हेट करते थे, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के थे। आप में से कोई कहीं पढ़ा होगा कि सर महात्मा गांधी तो दलितों को बहुत मानते थे, उनको तो हरिजन बोल के बुलाया करते थे। आइए क्लास 10 में आप लोग को महात्मा गांधी का ड्यूअल फेस, आप लोग का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में खुद एनसीईआरटी का भाषा में जो लिखा हुआ है आप लोग खुद, तो कितने डबल स्टैंडर्ड के इंसान। हमको कुछ नहीं, आपका बुक जो बोल रहा है, इतिहास जो बोल रहा है, उसको बस खाली प्रॉपर्ली समझिए, रटिए मत, समझ लीजिए एक बार, आपको फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आइए कि क्यों उनको हम फादर ऑफ द सेंटेंस दिया जाएगा, लिखिए सीधा ए इज फॉल्स, एजर्शन इज फॉल्स, नेचुरल फॉल्स। ठीक है, आज जितना भी हमारे देश में लॉ बनता है, जैसे सपोज हम कोई एक नया लॉ बनाना चाह रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, हम ये लॉ बनाना चाह रहे हैं कि भैया लड़कियों का वोटिंग राइट छीन लिया जाए। यदि हम ये लॉ बनाना चाह रहे हैं और हम इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए, मान लीजिए कि लोकसभा से पास हो भी गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट स्टैंप भी मार दिए,
तो क्या वो लॉ पास हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके बीच में एक्ट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है कि पार्लियामेंट से यदि कोई लॉ बन के निकल रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग काम करना। पार्लियामेंट से यदि ये लॉ बन के निकल भी जा रहा है ना, तो वो लॉ को सुप्रीम कोर्ट कभी मंजूरी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट बोलता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, दोनों का वायोलेशन हो रहा है यहाँ पे। एकदम रोक देगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा नहीं हमारा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो रोक रहा है अपने मन से तो नहीं रोका, एक लेयर है, समझिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक लेयर है, दायरा है। ये जो पार्लियामेंट का जो लॉ बन रहा था उस दायरा के ऊपर चला गया था। सुप्रीम कोर्ट बोला है पार्लियामेंट चल नीचे रहो। सुप्रीम कोर्ट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पूरा पावर है, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। आज यदि हमारा संविधान नहीं होता तो लॉ का टर्म आईपीसी नहीं होता। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड। आप लोग मूवी में देखते हैं, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि मुजरिम शुभम जोधानी इस मुजरिम के तहत धारा धारा आईपीसी के तहत धारा 406, 420, 498 के तहत इनको 7 साल की सजा हो रही है। तो ये जो आईपीसी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता यदि हमारा संविधान नहीं होता तो? और यदि आईपीसी नहीं होता तो क्या किसी मुजरिम को सजा मिलता? नहीं मिलता। आज यदि किसी मुजरिम को सजा नहीं मिलता तो क्या किसी के घर की बेटियां सेफ होती? नहीं होती। किसी के घर की बहनें सेफ होती? नहीं होती। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम सब का फंडामेंटल राइट का अकेले गारंटी लिए हुए बैठा है। मेरे बच्चों, आप लोगों को ये बात जानना और सीखना बहुत जरूरी है कि जितना हम लोग अपने फंडामेंटल राइट के लिए अलर्ट रहते हैं, हम लोग जितना अपने फंडामेंटल राइट के लिए चिल्लामिल्ली करते रहते हैं, आज देश में कहीं भी कुछ भी हो जाए तो हम लोग संग संग धरना में बढ़ जाते हैं ना कि मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। है तो जितना फंडामेंटल राइट के लिए हम लोग कॉन्शियस है ना, उतना यदि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए भी कॉन्शियस हो जाएंगे ना, तो वाकई में ये बात गर्व से बोल सकते हैं हम लोग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके और ये गुलिस्तान हमारा। ये बात आप सबको मैं तहे दिल समझाना चाहता हूं। आप लोग देश के युवा हैं, आप लोग देश के भविष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बात बोल के गए थे, मैं रहूं ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, आपका वतन, मेरा वतन हमेशा रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि आप जब मरे भी तो आपके आंख के सामने, आपके आंख जब अंतिम बार बंद हो जाए उसके पहले आप अपना देश का झंडा, ध्वज लहराते हुए देख पाए। आपका देश हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो देश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका सारा ठेका एक्चुअली सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये हम सब नागरिकों का भी है। बहुत तकलीफ होता है, ये बात देखते हैं कि लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इंडिया में, बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर रहे हैं इंडिया में, पले बड़े हैं इंडिया में, नौकरी कर रहे हैं बाहर में जाकर, अमेरिका में जाकर के काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सैलरी बेसिक मिलता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अमेरिका का जितना बड़ा बड़ा कंपनीज है, नासा से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट तक, गूगल तक, सब जगह तो इंडियंस ही बैठे हैं। यदि इंडियंस लोग अपने आप को हटा ले तो वो सारा कंपनी ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। सच बोल रहे हैं हम। आज जितने लोग नासा में बैठे हैं, अरे एक बार इसरो में चल जाओ, अरे क्या होगा, तुमको सैलरी थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, तुम लैम्बोर्गिनी में तुम नहीं घूम पाओगे, तुम नॉर्मल गाड़ी में घूमोगे, तुम थार में तो घूमने लायक रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नहीं, अपना अपना औधा ऊंचा हो जाए, भले देश का औधा खत्म हो जाए। ये हम लोग सबसे पहला अपना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं समझते।
ये नहीं नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, फ्यूचर में आप लोग जो भी काम करो, जितना भी बड़ा तालीम हासिल कर लो, देश में रह करके काम करो। आज आपके देश में यदि सब अपने देश के, हिंदुस्तान के लिए काम करना शुरू करेंगे ना, दुनिया हम लोगों के पांव पे होगा। बात जीतने का नहीं है, बात जीतने जिताने का, झुकने झुकाने का नहीं है। बात यह है कि जब हमारे पास सब सामर्थ्य है तो हम क्यों अपने घर का नुकसान करके दूसरों का घर बसाए। ये नहीं होना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। एक मूवी आया था, क्योंकि सीबीएसई में आप लोग आगे चल के ये चीज पाएंगे कि कई सारे बुक्स में कुछ कुछ मूवीज का रेफरेंस दिया रहता है। एक मूवी आया था शाहरुख खान का, स्वदेश। कभी टाइम मिले तो देखिएगा, आप लोग का यूटी खत्म हो जाए उसके बाद स्वदेश जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग में से आपके पिताजी या कोई शाहरुख के फैन है, उनसे जरूर पूछिएगा कि स्वदेश कैसा मूवी, जरूर पूछिएगा, वो खुश हो जाएंगे। पहला बात तो इस मूवी का नाम लेते हुए खुश हो जाएंगे। और जरूर देखिएगा, उसमें यही समझाने का चेष्टा किया गया है। जरूर देखिएगा, इंसान बन जाइएगा। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, अभी आप लोग छोटे हैं, कई बार मैं सुनता हूं कि आप लोग देश के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। मैं एकदम सीरियस नोट पे, फक्र करिए कि आप हिंदुस्तानी में, आप एक ऐसे देश में हैं जो एक्चुअली में विश्व गुरु है। हम लोग के पास कभी किसी चीज का कोई कमी नहीं रहा, कोई चीज का कमी नहीं रहा। आज तक एक भी इंस्टेंस दिखा दीजिए जहां हम लोग चल करके किसी के ऊपर अटैक किए हो, नहीं किए। वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक करते गए, हम लोग बर्दाश्त करते गए। आज पूरा दुनिया हम लोगों का कॉपी किया। अरे मूर्खों, जो लोग ये सब बात बोलते हैं, एक बात बताइएगा, कि जो राइट ब्रदर्स एरोप्लेन इन्वेंट किया, थोड़ा राइट ब्रदर्स का बायोग्राफी पढ़िए, मैं पढ़ा हूं। राइट ब्रदर्स क्या बोले हैं कि मुझे एरोप्लेन के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं रामायण पढ़ा। जब मैं रामायण पढ़ा तब मुझे पुष्पक विमान के बारे में पता चला, जिसमें रावण सीता को लेकर गया था। तब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया। आज हम लोग कनाडा, यूक्रेन का मेडिकल साइंस का एग्जांपल देते हैं। हमारे देश के सबसे पहले साइंटिस्ट सुश्रुताचार्य का तब हमारे देश के। आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ धनुष तीर मार करके मूर्छित कर दिया था, तो हनुमान जी चले गए थे श्रीलंका। उस वक्त श्रीलंका इंडिया का पार्ट, अखंड भारत। हनुमान जी क्या किए थे? वैद का घर उठा करके लेके आ गए थे, घर से ही उठा लेके आ गए थे। उस वक्त इतने बड़े बड़े वैद्य हुआ करते थे जिनको बीमारी का इलाज करने के लिए टेस्ट का दरकार नहीं था। अभी धंधा बन गया। एक मूवी है पूरब और पश्चिम, और एक मूवी का गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने। उसमें एक सीन दिखाया गया है कि एक आदमी, एक भारतीय युवक इंग्लैंड का एक कैफे में बैठा हुआ था, बार में बैठा हुआ था, अपने अंकल के साथ डिस्कशन कर रहा था। बगल में एक और इंडियन था, वो मजाक उड़ा दिया। वो बोला कि तुम्हारा देश जो है वो, मतलब इंडिया, तुम्हारा जो देश है वो भिखारी देश है, तुम्हारा देश में है ही क्या, तुम्हारा देश में कुछ नहीं रखा है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन जीरो है, सिर्फ जीरो है। ये सब बात बोलना शुरू कर दिया था, इंडिया का अपमान कर रहा था। तो उस वक्त उस मूवी के मेन जो नायक थे वो क्या बोले? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, आप जीरो जीरो बोल रहे हैं तो सुनिए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, पता होना चाहिए कि जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट किए थे। आप क्या जीरो जीरो का बात कर रहे हैं? पहले आपका जीरो से हम शुरू करते हैं। आर्यभट्ट वाज द वन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड जीरो। दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो, दशमलव मतलब डेसिमल, देता ना दशमलव भारत तो, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ल्ड का सबसे पुराना सिविलाइजेशन, पहले जन्मी है जहां पे कला, हमारा धरती है जहां पे सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारे देश में बना। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। हम लोगों का आज कोहिनूर से लेकर के हर चीज, अंग्रेज आज के देश हम लोगों के ऊपर 351 साल रूल करने के बाद भी
अंग्रेज आज हम लोग से पीछे हैं, हम लोगों का इतना पैसा ले जाने के बाद भी अंग्रेज हम लोग से पीछे हैं, हम लोग उनसे आगे निकल गए। इतना पैसा यदि अंग्रेज नहीं लेके गए होते तो आज अमेरिका अमेरिका हम लोगों के लिए काम कर रहा हो। समझिए इस बात को। क्या बात करते हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन का, मानते हैं कि अमेरिका के पास बहुत आर्म्स एंड एम्युनिशन होगा, मगर अमेरिकन सोल्जर पैसा के लिए खड़े हैं, पैसा के लिए नौकरी कर रहे हैं आर्मी में। हमारे जो देश के सोल्जर लोग हैं ना, उनका सनक है सनक, वो लोग पैसा के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनको अपना देश महफूज चाहिए, सुरक्षित चाहिए, वो लोग इसलिए सीमा पर खड़े हैं। दोनों में बहुत फर्क है। देश प्रेम क्या होता है, जाके उन सिपाहियों से पूछिए जो होली के दिन दीपावली के दिन अपने परिवार से बहुत कोसों दूर मौत के मुंह में खड़े हैं, और हम लोग दीपावली और होली अच्छा से मना पाए उसको मेक श्योर करते हैं। तो फक्र करिए कि आप उस हिंदुस्तान में हैं, और ये ठान लीजिए कि भले 5 पैसा कम कमा लेंगे, मगर ऐसा कुछ करेंगे जिससे मेरा देश का नाम ऊंचा हो। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिस हिंदुस्तान का कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया था। आज हिंदुस्तान के युवा हिंदुस्तान का सर नीचे करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में एनसीईआरटी फॉलो करते हुए आगे चलें।